Good Morning, sir. morning, sir. Good morning, sir. कुछ इफ बट कुछ कोई कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें ना दिक्कत हुई हो, ना समझ में आया हो। ये क्वेश्चन नंबर 24 उस दिन हो रहा था, ये कंप्लीट हो गया है सबका। क्वेश्चन नंबर 24 इन योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। No, sir. As we can see here, this function is splitted on 0 0 पे ये स्प्लिट कर रहा है टू ट्राई फंक्शन। तो हम इसे इसकी जो कंटिन्यूटी है वो 0 पे चेक करेंगे। तो जब 0 है तो फंक्शन वैल्यू 0 है, और जब 0 नहीं है, 0 ना होने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड of 0 and right hand side of 0, the function is x square into sine 1 by x. So for left hand limit we will take this function, and for right hand limit we will take this function x square into sine 1 by x. So at x equal 0, लेफ्ट फंक्शन वैल्यू पहले निकालते हैं 0, x इक्वल 0, एफ एक्स इक्वल 0। ये किसकी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू। और कब है, जब x की वैल्यू 0 रखोगे। तो एफ 0 इक्वल 0, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 नेगेटिव डायरेक्शन, फंक्शन इज हियर x स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स। at h distance in left hand side it is 0 minus h whole square into sine 1 upon 0 minus h, that is limit h tends to 0 it becomes h square into, अब ये हो जाएगा साइन माइनस 1 बाई एच, एंड एज वी नो दैट साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा। सो दिस नेगेटिव साइन कैन बी यूज हियर, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और सबसे यहाँ पर ये क्या है, -1 है, तो -1 को मैं लिमिट से बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो -1 लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एच। फिर क्लास 11th चैप्टर नंबर 13 में हम पढ़ चुके हैं कि लिमिट अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं और उनकी एक साथ लिमिट है, तो उनकी लिमिट को हम दोनों फंक्शन के साथ अलग अलग यूज कर सकते हैं। कैसे, ये लिमिट ऐसी लिखी जा सकती है, -1 लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर एंड लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 बाई एच। -1 इट इज 0 हियर, एंड फॉर दिस, इस पार्ट के लिए तो यहाँ पर थोड़ा समझना जरूरी है। अगर हम यहाँ लिमिट प्लेस करेंगे, जो सेकंड पार्ट की हम बात करें, फर्स्ट पार्ट तो h स्क्वायर के यहाँ 0 रखोगे तो दैट बिकम 0। अगर हम राइट जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है उसमें अगर लिमिट रखते हैं, तो वो पहली चीज है कि उसका जो 1/0 आएगा, साइन 1 बाई 0, एंड साइन 1 बाई 0 मीन्स इनफाइनाइट। तो एंगल क्या कभी इनफाइनाइट, एंगल इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, कभी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। भाई कोई जैसे tan का है, tan में हमको वैल्यू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट मिलती है, लेकिन साइन की तो रेंज कंफर्म है। तो एंगल के फार मतलब उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन एंगल इनफाइनाइट बोलने का क्या मतलब हो गया कि मतलब हमको डायरेक्शन ही नहीं पता है, और जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो एंगल क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। तो यहाँ पे क्या हो, डायरेक्शन अनडिफाइंड हो गया, वी आर नॉट नोन अबाउट द डायरेक्शन। एंड अनदर थिंग इज दैट कि साइन की जो वैल्यू होती है वो डिफिनिट होती है।
जैसे tan की वैल्यू वो अनडिफिनिट है, वो क्या है, वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट टर्न करता है tan। तो मतलब वो क्या है, वो इन अनडिफिनिट टर्न, वो अनडिफिनिट वैल्यू भी देता है इन द टर्म ऑफ माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। लेकिन साइन जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है, एक डिफिनिट रेंज में मूव करता है। मतलब अगर इसकी रिजल्टेंट वैल्यू की बात करें तो -1 से 1 ही मिलती है, ना तो -1 से छोटे हम नीचे वैल्यू गेन कर सकते हैं, ना तो 1 से बड़ी वैल्यू गेन कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे दो दिक्कतें हैं। एक दिक्कत, एच के फॉर्म में वैल्यू रखने पर ये पूरा एंगल अनडिफाइंड बनेगा, और एंगल अनडिफाइंड किसी कंडीशन पे नहीं हो सकता है। एंगल अनडिफाइंड होने का सीधा सीधा मतलब होता है वी आर अननोन अबाउट इट्स डायरेक्शन, हमको डायरेक्शन ही नहीं पता है। जब डायरेक्शन ही नहीं पता है तो उसका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे निकालोगे। और दूसरी चीज है कि इसकी वैल्यू भी डिफिनिट वैल्यू होती है इन द टर्म ऑफ साइन कॉस। साइन और कॉस की एक डिफिनिट वैल्यू मिलती है, और जो चार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी रेंज देखोगे तो वो अनडिफिनिट भी होती है। तो पहली चीज है कि इसके लिए लिखा जाता है कि इट इज एन ओसिलेटरी फंक्शन, मतलब इसका ओसिलेशन होता है। ओसिलेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक होता है। तो दो चीजें ये हो गई। यहाँ पर जब वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे साइन इज एन ओसिलेटरी फंक्शन। ओसिलेशन तो जानते हो ना, ओसिलेशन से वर्ड बना है। इट मींस इट विल हैव वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, -1 से 1 तक की वैल्यूज गेन करता है। और ओवरऑल चीज ये है कि ये 0 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है। मतलब ये तो इसकी बात हो गई, इतने पार्ट की बात। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर ये निगेटिव, ये 0 वैल्यू भी ले आ रहे हैं, एच की वैल्यू जब प्लेस कर रहे हैं तो ये 0 रखा जा रहा है यहाँ पे, तो रिजल्टेंट वैल्यू तो 0 होनी होनी है। हमने खाली साइन के फॉर्म में वैल्यू डिस्कस की कि यहाँ एच रखोगे एंगल अनडिफाइंड बनेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। और दूसरी चीज है कि ये वैल्यू, इसकी एक डिफिनिट वैल्यू होती है जो कि -1 से 1 होती है। तो एक ये वैल्यू यहाँ पर मिलेगी हमको। बहरहाल कुछ भी वैल्यू मिले, हमको 0 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो एट लास्ट ये 0 बनना ही बनना है। ये 0 बन गया। इसी तरह से इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली जाएगी। अगर ये 0 ना होता तो इसका फिर इसमें दिक्कत होती, फिर उसको यहाँ पर ये बोलना पड़ता कि ये ऑसिलेटरी फंक्शन है, इसकी डिफिनिट वैल्यू नहीं गेन हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि ये एच के फॉर्म में हम एंगल अनडिफाइंड कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर फिर अनडिफाइंड लिखा जाता, ये अनडिफाइंड पार्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि ये पार्ट यहाँ पे इंक्लूड है इतना, इसलिए फिर आगे सोचना कुछ भी नहीं है, इसको 0 बना देना है। जहां प्लीज इफ बट हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज आस्क टू मी। अगर कहीं लगता है कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h। तो ये भी हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर एंड साइन 1/h। फिर अलग अलग दोनों फंक्शन कर लिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर एज वेल एज लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h। The same thing will happen, 0 into this sine is an oscillatory function। इसका सीधा मतलब होता है कि ये यहाँ पे डिफिनिट वैल्यू नहीं मिल पाएगी। 0 से माइनस, मतलब -1 से 1 वैल्यू मिलती है, क्योंकि एंगल डिफिनिट नहीं है। एंड ऑल इट इज 0 हियर। या इसको लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद ऐसा करो, चो ये पार्ट इसको ऐसा लिख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h एंड इट इज बिकम 0। और आगे लिख दो यहाँ पर ये थिंग, साइन इज एन ऑसिलेटरी फंक्शन। ये भी थोड़ा सा लिखने का ढंग चेंज कर लो यहाँ पर भी, ये थोड़ा सा और अच्छा स्टेटमेंट हो गया। हियर साइन इज एन ऑसिलेटरी फंक्शन।
सेम थिंग विल। सर हाँ बोलो, हाँ यस। सर अगर जीरो नहीं रहता तब सर LHL RHL के इक्वल होता, कह सकते हैं। नहीं, जीरो नहीं होता तो फिर हम इसको LHL RHL की इक्वल नहीं बोल सकते थे। क्यों नहीं बोल सकते थे? क्योंकि हम इनफाइनाइट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट मीन्स क्या होता है? अनडिफाइंड। ये वैल्यू हमको एक लिमिट कब कंपेयर की जा सकती है? जबकि हमको पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही हो। हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ भी इनफाइनाइट है तो यहाँ भी इनफाइनाइट हो जाए तो हम कहेंगे लिमिट इक्वल हो गई। लिमिट इक्वल होने का मतलब है देयर विल बी सम पर्टिकुलर वैल्यू, नॉट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स होता है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। वो क्या है? वो अनडिफाइंड वैल्यू है, पता ही नहीं क्या है वहां पर। बात समझ रहे हो ना? कि जैसे सपोज यहाँ पर भी इनफाइनाइट आता, यहाँ पर भी इनफाइनाइट आता, तो हम ये नहीं बोलते कि लिमिट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, भले इनफाइनाइट दिख रहा है। इनफाइनाइट मतलब होता है कि दैट इज नॉट पर्टिकुलर वैल्यू। अगर जीरो आ रहा है तो वो पर्टिकुलर वैल्यू है। जीरो मीन्स समथिंग पर्टिकुलर, जीरो वैल्यू होती है। लेकिन इनफाइनाइट क्या? इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है, वो अनडिफाइंड वैल्यू है। उसके प्लेस पे पता नहीं क्या है, हमको पता ही नहीं है। थैंक यू सर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू, ऑल द थ्री आर इक्वल। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट जीरो। तो फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है। सर हाँ बोलो। ऑसिलेटरी फंक्शन मतलब? ऑसिलेटरी फंक्शन मींस द फंक्शन विच हैव नॉट पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू आती है। पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, अगर उसमें वैल्यू रखोगे तो पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा। लेकिन साइन की यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक घूमती है? ऑसिलेशन मीन्स क्या होता है? जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है, तो वैसे ये क्या? साइन भी ऑसिलेट करता है। कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक। तो ये एक डिफिनिट वैल्यू, जब तक एंगल डिफिनिट नहीं करोगे तब तक वैल्यू भी डिफिनिट नहीं होगी। ये क्या है? ये ऑसिलेट करता है किस रेंज में? -1 से 1 तक। जैसे साइन, कॉस, टैन क्या है? दीज आर द ऑसिलेटरी फंक्शंस बिकॉज दे हैव नॉट पर्टिकुलर वैल्यू। इनकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? एंगल पे डिपेंड करेगी। Question number 25. Examine the continuity of the function sin x minus cos x -1. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वैल्यू ये भी जीरो के अराउंड स्प्लिट है। तो एट एक्स इक्वल जीरो, फंक्शन वैल्यू जब x जीरो है तो एफ एक्स -1 है। जी एफ माइनस जीरो, सॉरी, एफ जीरो इक्वल्स -1। इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, नेगेटिव डायरेक्शन, फंक्शन इज sin x minus cos x, limit h tends to 0, in the place of x it is 0 minus h and cos 0 minus h। जरा अपने स्पीकर प्लीज ऑफ कर लो। तो साइन ये हो जाएगा साइन माइनस एच, साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा, और cos माइनस थीटा इक्वल्स cos थीटा। इस पे वैल्यू प्लेस कर दी जीरो, तो साइन जीरो हम जानते हैं जीरो होता है, तो ये पार्ट खत्म हो गया। और cos जीरो 1 होता है, और इसके साथ माइनस ये मल्टीप्लाई है, तो हो जाएगा माइनस साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, इट इज जीरो एंड इट इज 1। ये पार्ट 1 हो गया, माइनस साइन मल्टीप्लाई दैट इज -1। In the same way, right hand limit, limit x tends to 0, positive direction,
The function is same here, sin x minus cos x. Limit h tends to 0, sin 0 plus h minus cos 0 plus h. Sin 0, cos 0. Here also 0, it is 1 that multiplied with minus, that is minus 1. So we can see here function value, left hand limit, right hand limit, all the three are equal here. Left hand limit as well as right hand limit with function value. So there is no point of discontinuity. सर हाँ बोलो। सर इसमें तो साइन के फॉर्मूले में भी तो तोड़ सकते थे, साइन और कॉस के फॉर्मूले में भी। कैसे? जैसे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिए तो साइन x माइनस h हुआ ना, तो इसको तोड़ सकते थे ना साइन के फॉर्मूला में। तोड़ सकते हो। साइन एक्स प्लस वाई वाला फार्मूला लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस वाई से, और कास एक्स प्लस वाई से लिख सकते हो। सर यस हाँ बोलो। सर वहाँ पर साइन 0 का वैल्यू भी तो रख सकते थे, तो ऐसे डायरेक्ट आ जाता सर -1। साइन 0 की वैल्यू कहाँ रख सकते थे? मतलब हाँ, सर वहाँ पर LHS, यस सर वहीं पर, यहाँ पे रख सकते थे ना। देखो जब तक लिमिट लेने का मतलब है कि हमको ये इतना काम करना है। जैसे मान लिया 0 है तो 0 के इधर जाना है और फिर इधर आना है। मतलब ये h के फॉर्म में जब तक लिमिट नहीं लिखोगे, डायरेक्ट वैल्यू तभी लिख सकते हो जब कहीं पे मान लेते हैं सिंगल फंक्शन हो और उसकी वैल्यू तुमसे पूछा हो, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ फंक्शन दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू उसकी निकाल के बताएंगे, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करके बताएंगे। जब लिमिट के फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसका मतलब कि ये इधर मूव कर रहा है फिर इधर जा रहा है, तो यहाँ गया तो 0 माइनस एच, एच के फॉर्म में लिखा, और फिर इधर गया तो 0 प्लस एच के फॉर्म में लिखा। इस साइड में डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखनी है। सिंगल फंक्शन दिया है तब तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। हाँ, सिंगल फंक्शन दिया है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। बहरहाल सिंगल फंक्शन के देखना पड़ेगा। जैसे मॉडुलस फंक्शन है, देखने में तो सिंगल लगेगा लेकिन वो ब्रेक होगा। तो खाली पॉलिनोमियल फंक्शन है तो रख सकते हो वैल्यू। लेकिन एक चीज है, एक चीज ये भी जान लो, ये तुम्हारा फंक्शन की वैल्यू बताएगा। अगर लिमिट चेक करनी है तो लिमिट का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। लिमिट का प्रोसेस मींस लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के फॉर्म में वैल्यू रखनी पड़ेगी, उसकी 2 स्टेप उसको बढ़ाने पड़ेंगे। खाली फंक्शन वैल्यू पूछ रहा है तो चाहे जहां पे जैसा फंक्शन है उसको रख सकते हैं वैल्यू। दो क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक ऑल द क्वेश्चन आर अलाइक, एक जैसे क्वेश्चन है। तो कौन कौन से पार्ट इसमें सॉल्व किए जाए, कौन से कर लोगे? कुछ इफ बट कहीं से कुछ हो सकता है। सभी में क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये एज्यूम कर लेना है कि जो पॉइंट है उस पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी को कंसीडर करते हुए के की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 26, बोल नहीं रहे यार। के कॉस एक्स, सर हाँ फाइंड कर लेंगे। चलो एक पार्ट में कर रहा हूँ। 2x3 if x is not equals to pi by 2, if x equals pi by 2 और at x equals pi by 2 पर फंक्शन को कंटिन्यूअस एज्यूम करना है, मान लेना है, और उस बेस पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
एट एक्स इक्वल्स पाई बाई टू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू ऑल द थ्री आर इक्वल। तो पाई बाई टू पे फंक्शन वैल्यू बता रखी है कितनी है 3। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL x टेंस टू पाई बाई टू k cos x अपान पाई माइनस 2x, लिमिट h टेंस टू 0 k cos, ये हो गया पाई बाई टू। अब देखो यहाँ पे पाई बाई टू पॉइंट पर है, पाई बाई टू ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, पाई बाई टू माइनस साइन ऊपर, ये पाई बाई टू के ऊपर है माइनस साइन, तो यहाँ लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एच, कहाँ पर x की जगह, फिर अपान में पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस में h। कॉस पाई बाई टू माइनस एच क्या होता है, साइन एच, भाई फार्मूला जानते हो। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k विद साइन एच। अब जरा डिनोमिनेटर देखो, तो पाई और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी पाई बन जाएगा, तो पाई माइनस पाई, और ये 2 यहाँ पे गया तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन गया और 2h बन गया, प्लस में 2h, इससे ये कैंसिल। अब देखो इसमें ये इसको ये इस फॉर्म का फंक्शन हो गया, ये हो गया k साइन h अपॉन 2 इंटू एच। k बाई टू क्या है, इस फंक्शन में कांस्टेंट का काम कर रहा है, हम चाहें तो इसे हम लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं इतने पार्ट को। तो k बाई टू को हमने लिमिट से बाहर निकाला, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपान h, और क्लास 11 से हम जानते हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, क्लास 11 सैंडविच थ्योरम से इसकी वैल्यू 1 होती है, तो k बाई टू इंटू 1 हो गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट को भी फंक्शन वैल्यू से कंपेयर किया जा सकता है इन द केस ऑफ कंटिन्यूटी, तो इसे कंपेयर कर लो। LHL इक्वल्स, राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया k बाई टू इक्वल्स 3, k इक्वल्स 6। आंसर। सर क्वेश्चन नंबर 29 बतला दीजिए। ठीक, it is kx plus 1 and 3x minus 5, this when x is less or equals to 5, and this is when x is greater than 5 at x equals 5। मतलब 5 पर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस एज्यूम करना है। फंक्शन वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, तो f5 इज हियर k इंटू 5 प्लस 1 आर 5k प्लस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन दिख रहा है, तो जब भी इसकी एट 5 वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो इस फंक्शन को लेना पड़ेगा। और अब लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो फिर से यही फंक्शन रिपीट होगा, क्योंकि x इज लेस आर इक्वल टू पे यही फंक्शन है, तो कंपेयर करो कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। और राइट हैंड साइड ले रहे हैं इसकी, व्हेन x इज ग्रेटर देन 5, बात समझ रहे हो ना। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेंगे
तो सेम फंक्शन फिर इसी पे रिपीट हो जाएगा, इसी क्योंकि इसी को लेकर चलना पड़ेगा। ये वैल्यू, ये फंक्शन कब के लिए है? 5 या 5 से छोटी वैल्यूज के लिए। तो जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 5 से वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी, तो फिर इसी फंक्शन को लेकर प्रोसीड करना पड़ेगा। तो सेम फंक्शन फिर रिपीट होगा, कैंसिल हो जाएगा कंपेयर करने पर। तो हम राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं इस पे। RHL लिमिट x टेंड्स टू 5 positive direction, function is 3x minus 5, limit h tends to 0, it is 3 5 plus h minus 5। इस पे वैल्यू प्लेस कर दिया, ये 0 हो जाएगा। तो 15 minus 10 5, दैट इज 10 ईयर। यहाँ पे वैल्यू प्लेस की 0, तो 3 इंटू 5 15 माइनस 5 दैट इज 10, ये 10 हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लिया, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू। Here it is function value, right hand limit is 10 here, and function value is 5k plus 1. Nine upon five. So k can be written as 9 by 5. क्वेश्चन नंबर 30, ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इसमें एक क्वेश्चन पीछे हुआ है, क्वेश्चन नंबर है ये 17, उसी तरह क्वेश्चन है ये भी। fx equals 5, this condition lies when x is less r equals to 2. It is ax plus b if x is greater than 2 and less than 10, and the last part is 21 if x is greater or equals to 10. So as we can see here, there are 2 points in the whole function on which we have to check the continuity. First is the 2 and second is the 10. If we want to get the function value at 2, that will be 5 here because equality is here. Left hand limit for this function at 2, right hand limit that this function, and for 10 left hand limit will be from this function, right hand limit for this function, and function value at 10 is also from the here 21. ये थोड़ा सा ये चीज मुझे लगता है धीरे धीरे पता हो जानी चाहिए कि किस पॉइंट पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभार बोर्ड में क्वेश्चन देता है और कंफ्यूज करता है उसमें। ये चीज एकदम कंफर्म होनी चाहिए। किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए 3 चीजें एकदम जरूरी हैं कि उसके लेफ्ट हैंड साइड कौन सा फंक्शन होगा, राइट हैंड साइड कौन सा फंक्शन होगा, और फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या उसमें फंक्शन उस पॉइंट पे फंक्शन पता है। अगर ये 3 चीजें पता है तभी हम किसी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। और उसमें से कोई भी मिसिंग है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट मिसिंग है, चाहे राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते हो, चाहे उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू निकालने का उसमें कुछ ना हो, जुगाड़ फंक्शन ना दिया उस पॉइंट पे, तो उस कंडीशन पे उसकी कंटिन्यूटी किसी कंडीशन में चेक नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभार बोर्ड में ये तुम्हारा नॉलेज चेक करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन वो रख देता है। तो ये जान लेना है कि हाँ क्या क्या इसमें दिया है पॉइंट के लिए, क्या हम इस पर चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एट एक्स इक्वल्स टू 2, फंक्शन वैल्यू f2 इक्वल्स 5
x इक्वल टू वैल्यू इज 5, लेफ्ट, ये फंक्शन वैल्यू हो गई। इसी पर लेफ्ट हैंड लिमिट टू नेगेटिव डायरेक्शन। अब यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है डायरेक्ट, अब यहाँ पे लिमिट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू है 5। वेरिएबल है तब लिमिट की जरूरत पड़ेगी लेफ्ट और राइट, क्योंकि उसकी वैल्यू हम वहाँ पे h रख ही नहीं सकते हैं, h एडिशन नहीं हो सकता है। h ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना, इसके लिए वेरिएबल की यहाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वेरिएबल ही उस पॉइंट से रिप्लेस हो सकता था। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 पास टू डायरेक्शन, अब ये फंक्शन यूज होगा ax प्लस बी। अब मुझे यहाँ पर h के फॉर्म में लिमिट लिखने की जरूरत पड़ेगी, a 2 प्लस एच प्लस बी, यहाँ वैल्यू प्लेस की, ये आ जाएगी 2a प्लस बी। सो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2 LHL इक्वल्स RHL इक्वल्स फंक्शन वैल्यू। तो ये दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड limit is 5 here, right is 2a plus b and the function value is also 5। तो हम लिख सकते हैं therefore first equation is 2a plus b equals 5, it is known as the first equation। इसे हम first equation डाल दें। And in the same way at 10, at x equals to 10, 10 पर फंक्शन वैल्यू निकालने के लिए 21 इट इज गिवन। तो ये इक्वल लगा हुआ है, किसकी वैल्यू है, x की, तो x इक्वल 10 रखा, तो ये वैल्यू क्या आ गई fx की 21। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव डायरेक्शन। अब ये फंक्शन क्योंकि x की वैल्यू 10 से छोटी इस फंक्शन के लिए है ax प्लस बी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 10 माइनस h प्लस में b, वैल्यू प्लेस करने पर ये हो जाएगा 10a प्लस में b। फॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव डायरेक्शन एंड फंक्शन इज 21, so it is 21 also। For x equals to 10, left hand limit, right hand limit and function value। तो left hand limit is here 10a plus b, right hand limit is 21 and function value is here it is also 21। तो सेकेंड इक्वेशन को हम बना सकते हैं यहाँ से 10a plus b equals 21, इट बिकम्स अवर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व करके a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2, 10a plus b equals 21, 5a टू ए था, 2a plus b equals 5 ना, यही था ना, 2 यस सर, यस सर यही था। 8a equals 16, a equals 2 और a की वैल्यू किसी भी प्लेस कर दिया तो b equals 1।
तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, देयर आर 4 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन कैन बी डन इन 2 वेज। 2 तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक तो जनरल मेथड से और दूसरा मैंने थ्योरम नंबर 2 बताई थी। थ्योरम नंबर 2 कहती है कि 2 फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। ऑन दैट बेसिस वी कैन आल्सो डू दीज क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल कंपोजिशन से थोड़ा आसान पड़ते हैं क्वेश्चन, जहाँ पे 2 तरह के फंक्शन आपस में मिक्स करके बनाए जाते हैं, तो कंपोजिशन से सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाता है। और या तो फिर जनरल मेथड सॉल्व करो। हम बहरहाल दोनों मेथड से 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे पहले में लिखा है cos x स्क्वायर, देखो कंपोजिशन बनाने के लिए इसमें देखो 2 फंक्शन है, क्योंकि cos जो होता है उसका जो बेसिक फंक्शन, बेसिक माने जो जिस तरह का फंक्शन नेचर में पाया जाता है, वो cos x फॉर्म का फंक्शन है। x स्क्वायर कर रहा है मतलब उसको चेंज कर रहा है, कुछ उसमें खुराफात हो रहा है। x क्यूब हो गया, इसका मतलब भी वो चेंज हो गया। तो cos x एक फंक्शन है जो कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और एक ये जो फंक्शन है ये अलग तरह का फंक्शन है, दैट इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन को मिलाकर एक मिक्स कर दिया गया फंक्शन, और वो cos x स्क्वायर को जनरेट कर दे रहा है। अब हमारा काम ये है कि इन 2 फंक्शन को अलग अलग निकालने कहीं पे। सपोज gx ये हमारा cos x है और hx हमारा x स्क्वायर है। इसके बाद एक काम करें कि यहाँ रफ में चले जाएं और ये देख ले कि कंपोजिशन बना रहे हैं तो क्या ये फंक्शन फॉर्म हो रहा है। तो कंपोजिशन अगर बनाते हैं तो सपोज g ऑफ h बना रहे हैं, ये क्या हो जाएगा g ऑफ hx, और hx हमारा क्या है x स्क्वायर। g वाले फंक्शन पे यहाँ x स्क्वायर लिखोगे तो क्या मिल जाएगा cos x स्क्वायर। मैंने रफ की बात इसलिए की क्योंकि हो सकता है तुम पहले इस फंक्शन को लिख दो। जैसे मान लेते हैं सपोज मैंने ऐसा लिख दिया g, मुझे लगा कि वहां तो ये पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा hx इक्वल्स cos x। अगर अब g ऑफ h लिखेंगे तो कुछ दूसरा आएगा, क्योंकि g क्या हो गया g ऑफ hx, hx हमारा क्या है cos x। अब देखो ये g वाला फॉर्म है, यहाँ पे जो डोमेन आ रहा है उसका स्क्वायर बन जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है डोमेन क्या है cos x, तो cos x का स्क्वायर बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा। तो रफ में क्या करना है, ये 2 फंक्शन अलग अलग मान लो। सपोज मैंने ये लिख के देखा, मुझे लगा कि तो गलत आ गया, यहाँ तो एंगल का स्क्वायर है, हमारा फंक्शन का स्क्वायर आ जा रहा है, इसका मतलब फिर कन्वर्ट करके देख लो ये। अब पता चल गया कि हाँ ये दोनों का कंपोजिशन है, g ऑफ h है ना कि कन्वर्ट उल्टा वाला। मतलब हमको एज्यूम क्या करना पड़ेगा g फिर h एज्यूम करना पड़ेगा। मान लेते हैं ऐसा लिखने लगे, पहले मैंने g मान लिया फिर h माना, फंक्शन आपस में कन्वर्ट हो गया हूँ, तो इस फॉर्म में तुरंत आ जाएगी वैल्यू, जो कि हमारा फंक्शन नहीं है। हमारा फंक्शन क्या है cos x स्क्वायर है। अब देखो करना क्या है, हमको पता चल गया कि कंपोजिशन दिखा रहा, ठीक है अच्छा है। हम कंपोजिशन मेथड से बात कर रहे हैं अभी। इसके बाद क्या करना है कि जैसे मुझे पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द होल रियल नंबर, ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है। इट इज प्रूव्ड हियर एंड यू कैन आल्सो प्रूव हियर। ये प्रूव हम कर भी सकते हैं और कर भी चुके हैं, आसानी से पॉलिनोमियल फंक्शन प्रूव हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक